नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आम लोगों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। अगर आप अगले 7 दिनों में रेल रिजर्वेशन कराने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। 7 दिनों तक देर रात रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा और इसी से जुड़ी ये अहम खबर भी है। 7 दिन रात में रेल रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा और इसके लिए बाकायदा रात को 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक पीआरएस जो सिस्टम है वो बंद रहेगा और यात्री आरक्षण सिस्टम बंद रहने की वजह से इससे जो पीआरएस सिस्टम है वो बंद रहेगा। रोजाना 6 घंटे के लिए ये सिस्टम बंद होगा। रात 11:30 से सुबह 5:30 बजे तक ये सिस्टम बंद रहेगा। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर बढ़ी हुई चिंताओं को लेकर दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार भी अब पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर एक्शन मोड में है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने की घोषणा की है। सरकार ने एनसीआर के इन सभी शहरों में हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। सरकार ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। से ही बढ़ रहे पोल्यूशन की मात्रा को देखते हुए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर में सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों के 30% वाहनों को ही अनुमति दी है। जिस तरीके से आए दिन जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की मैं बात करूं, AQI लेवल जो 10 के पार है, जहां वो 500 तक जा पहुंचा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बढ़ता पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये आदेश दिए गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है कि जिस तरीके से जो वाहन कम चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का बढ़ता स्तर है वो तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। और साफ तौर पे जिस तरीके से जो रोड साइड जो डस्ट है वो भी है, उस पे भी यानी कि नगर निगम के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। अन्य जो विभाग है उनकी तरफ से जिस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर के जो ऑफिसेज है इनमें भी साफ तौर पे यही कहा गया है कि 30% जो वाहन है वो ही ऑफिस तक पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम अधिकारियों की एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की माने तो बेवजह घर से लोग बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। तो ऐसे में पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कितनी कारगर साबित होती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। दिल्ली की हवा खराब है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं, हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा। दिल्ली सरकार ने आनन फानन में कदम उठाते हुए कल से स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है। और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल बढ़ाने पर विपक्ष का हमला और टीएमसी सीपीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संसद सत्र तक इंतजार न करने को लेकर के सवाल उठाए हैं। दरअसल येचुरी ने ट्वीट कर केंद्र पर छानबीन से बचने का आरोप लगाया है। डेरेक ओब्रायन ने संसद का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है और इन्हीं आरोपों को लेकर के सवाल कई, लेकिन डेरेक ओब्रायन ने संसद का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। और आज की एक और बड़ी खबर है, ऐसी खबर जो आने वाले दिनों में सियासी दंगल की वजह बन सकती है। आज सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल बढ़ा दिया है और अब 5 साल होगा सीबीआई ईडी चीफ का ये कार्यकाल। और इसी से जुड़ी ये जानकारी भी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 अध्यादेश के जरिए पूरा नियम बदल दिया है और अभी तक 2 साल तक चीफ के कार्यकाल की अवधि होती आई है। 1997 के बाद कार्यकाल को लेकर यह नियम बदल दिया है। सीबीआई चीफ के कार्यकाल के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1964 में बदलाव किया गया। ईडी चीफ के कार्यकाल के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में संशोधन भी किया गया और इसी को लेकर के दरअसल सीबीआई ईडी चीफ का यह कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। और विपक्ष आखिर इस पर क्यों सवाल उठा रहा है, जरा यह भी समझ लेते हैं। और साथ ही साथ दरअसल सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के ठीक पहले यह मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार सदन में दोनों ऑर्डिनेंस रख सकती है और सरकार के इस कदम पर विपक्षी दलों ने अब सवाल उठा दिए हैं।
पहले ही इन एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को टारगेट के आरोप लग रहे हैं और ऐसे में इन आरोपों को लेकर के कई तरीके से तीर चल रहे हैं। अब क्या है आखिर कैसे इनका चयन होता है, जरा वो भी आप समझिए, और किस तरीके से इनका चयन का नियम है, जरा वो भी आप देखिए। सीबीआई चीफ का जो चयन है वो सिलेक्शन कमेटी करती है। प्रधानमंत्री, सीजेआई, नेता विपक्ष इसमें शामिल होते हैं। गृह मंत्रालय से सीबीआई चीफ चुनने की प्रक्रिया होती है और गृह मंत्रालय बनाता है आईपीएस अधिकारियों की एक बाकायदा पूरी लिस्ट। अनुभव और सीनियरिटी के हिसाब से इसका ध्यान इसमें रखा जाता है और उसे क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा जाता है और दोबारा से इस लिस्ट की स्क्रीनिंग की जाती है और चुने गए अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाता है। सर्च कमेटी बनाती है एक फाइनल लिस्ट और उसके बाद चयन होता है। चर्चा के बाद इस लिस्ट को सरकार को भेजा जाता है। वहीं सिलेक्शन कमेटी लिस्ट से आखिर कैसे सीबीआई डायरेक्टर का चयन करती है, ये इसमें चीजें जोड़ी जाती हैं। लोकपाल एक्ट आने के बाद 2014 से ये प्रक्रिया लागू है और इसी से जुड़ करके इसको देखा जाता है। तो कैसे चयन होता है जरा वो आपको दिखाया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली थाने में 20 नक्सलियों का शव लेकर लौटे पुलिस के 60 कमांडरों का जोरदार स्वागत किया गया। गढ़चिरौली में महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो ने मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 50 लाख के इनामी कमांडर समेत कई इनामी नक्सली भी मारे गए हैं और इन नक्सलियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद भी किया है। ये जवानों के महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। इनमें 2 इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल हैं और मारे गए नक्सलियों में माओवादी नेता मिलिंद तेलतुंबड़े शामिल थे और जिसके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम था। शनिवार को कोच्चि के मर्दिन टोला के जंगलों में पुलिस के C-60 कमांडो दल के तलाशी अभियान के दौरान ही नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और मारा गया इनामी नक्सली तेलतुंबड़े माओवादियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और एल्गार परिषद माओवादी मामले में आरोपी भी था। वहीं नक्सली कमांडर लोकेश उर्फ मांगू पोडियम पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और कासनासुर दलम की डिविजनल कमेटी के सदस्य महेश उर्फ शिवाजी रावजी गोटा पर 16 लाख रुपए का इनाम था। कोर्ची दलम के कमांडर किशन उर्फ जैमन और कासनासर दलम के कमांडर सन्नू उर्फ कोवाची पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। जब वो 3:30 बजे के आसपास जब वो एनकाउंटर फायरिंग खत्म हुआ तो हमारे 4 जवान उसमें जख्मी थे। 2 जवानों को फायर आर्म इंजरीज थे, 2 जवानों को नॉन फायर आर्म इंजरीज थे। चारों को हमने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके नागपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो उस एरिया में हमको नक्सल का बड़े पैमाने पे सामान मिला, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले और उसके साथ साथ हमें 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले, जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। वो सारा सामान एसओपी के हिसाब से हम लोग नक्सल के डेड बॉडीज सारे कोटगुल पार्टी में कोटगुल पोस्ट में लेके आए और आज पोस्ट हमारी सारी पार्टीज और डेड बॉडीज और सारा सामान आज गढ़चिरौली में लाया गया। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की जाती है। हमले में पुलिस जवान घायल हुआ है। 1 महीने में पुलिस पर यह दूसरा हमला है। वहीं इलाके में सुरक्षा बल पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और ऐसे में हमले में पुलिस जवान घायल हुआ है और जम्मू कश्मीर में यह आतंकी हमला हुआ। तो 1 महीने में पुलिस पर यह दूसरा हमला हुआ है और इलाके में सुरक्षा बल पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। त्रिपुरा की घटना को लेकर नांदेड़ में जो हिंसा की घटनाएं हुई उसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के 4 पुलिस थाने में 300 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं साथ ही अब तक 35 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। त्रिपुरा की इस घटना को लेकर रजा एकेडमी की ओर से नांदेड़ बंद का ऐलान किया गया था। शुक्रवार की दोपहर नमाज के बाद शहर में अचानक से हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई दुकानों और वाहनों पर पथराव कर दिया। कई दोपहिया वाहनों को जला दिया गया। साथ ही पुलिस के अधिकारियों पर भी हमला किया जाता है। इस हमले में 5 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर साइबर सेल की मदद से नजर रखे हुए है।
मार्फत जो धरने आंदोलन किया था उसमें जो घटना घटी उसमें कुल मिलाकर 4 एफआईआर जो है नांदेड़ जिले में पुलिस स्टेशन इतवारा, पुलिस स्टेशन वजीराबाद, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर और नांदेड़ ग्रामीण में दाखिल हुए थे। वो 4 गुने में अब तक 34 लोगों को अरेस्ट किया है और जो बाकी के फरार है उनको अरेस्ट करने के लिए कुल मिलाकर 6 टीम अभी भी सर्च कर रही है और जल्द ही वो बाकी के जो फरार लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। त्रिपुरा में 2 महिला पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा पर फेक न्यूज फैलाने के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल महिला पत्रकारों पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप भी है। दोनों ही पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है और फर्जी खबर छापने और प्रसारित करने के चलते ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो फेक न्यूज फैलाने को लेकर के ये एक्शन लिया गया है और दोनों ही पत्रकारों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। फर्जी खबर छापने और प्रसारित करने के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार के 2 जिलों में 2 दिनों के भीतर 2 मर्डर के बाद से हंगामा मचा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार सरकार कटघरे में है। बिहार के पूर्णिया में शुक्रवार को पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंकू सिंह की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी और उसके बाद मधुबनी जिले में एक आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश की हत्या कर दी गई। इस 2 मर्डर के बाद प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारी सरकार न किसी को बचाती है। उसमें पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ किसी को न फंसाती है हमारी सरकार, न किसी को बचाती है। उसमें पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं सीएम योगी ने इतिहास को तोड़ने का आरोप लगाया है और योगी ने कहा कि इतिहास ने अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य से हारने वाले सिकंदर को महान बताया। था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर इस सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश को ही खड़ा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के होती है। वहीं ओवैसी ने सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाए हैं। हिंदुत्व फर्जी इतिहास बताने की फैक्ट्री। ओवैसी ने कहा चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच जंग नहीं हुई। ओवैसी ने इस दौरान ये कहा है, हमारे पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। शिक्षा की कमी से बाबा लोग झूठे तथ्य बताते हैं, तो हिंदुत्व फर्जी है। चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच जंग नहीं हुई, ओवैसी की तरफ से कहा गया। और ओवैसी ने कहा कि हमारे पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और पीएम मोदी कल इस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ के मुखिया निजाम शाह की विधवा गौंड शासक थीं और जिनके नाम पर यह स्टेशन होगा। कल यानी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कितना भव्य है ये स्टेशन और नए स्टेशन में घुसते ही यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा अनुभव भी होगा। ये स्टेशन हाईटेक टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से सुसज्जित है और लैस है।
और अब आपको बताते हैं कि इस स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। जो लोग यहां पर पहुंचने जा रहे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। दरअसल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति की खासियत कुछ इस तरीके से है कि एक साथ करीब 2000 लोगों के बैठने की यहां पर सुविधा है। मॉडर्न टॉयलेट, क्वालिटी फूड, म्यूजियम, गेमिंग जोन से ये पूरा जो स्टेशन है वो लैस होगा। लिफ्ट के जरिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की सुविधा भी होगी और यात्रियों के लिए अंडरग्राउंड सबवे से गुजरने की सुविधा भी मिलेगी। वहीं 169 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी की निगरानी के लिए एक बाकायदा कंट्रोल रूम भी है। 200 कर्मचारी 3 शिफ्ट में काम करेंगे ताकि गंदगी ना हो और पीपीपी मॉडल पर यह पूरा जो स्टेशन है उसको तैयार किया गया है। प्लेटफॉर्म पर स्टील से बनी सीटें हैं और स्टेशन के बाहर अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। स्टेशन के अंदर रेस्टोरेंट की सुविधा भी है और यात्रियों के लिए एसी रूम, एसी लाउंज बनाए गए हैं। तो रेलवे स्टेशन में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से यह पूरा स्टेशन चलेगा और एंट्री और एग्जिट अलग अलग बनाए गए हैं। सबवे के जरिए स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता है और दिव्यांगों के हिसाब से एंट्री, रैंप, लिफ्ट और टॉयलेट भी बनाए गए हैं और दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व पार्किंग एरिया की सुविधा भी इस दौरान मुहैया की गई है। और स्टेशन का नाम बदले जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। मौके पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी फुलझड़ी जलाते हुए दिखी और जमकर आतिशबाजी हुई। सामने से लौट भाई। हाँ अरे यार और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। धोखाधड़ी केस पर शिल्पा शेट्टी का बयान सामने आया है। एसएफएल फिटनेस जिम काशिफ खान चलाता था ये और काशिफ खान ने एसएफएल जिम देश भर में खोलने का अधिकार ले रखा था। सारा लेन देन काशिफ ही करता था, यह शिल्पा की तरफ से कहा गया। एसएफएल कंपनी 2014 में बंद हो गई थी और शिल्पा की तरफ से यह भी कहा गया कि मेरा नाम और प्रतिष्ठा खराब की जा रही है, मेरा नाम मामले में जबरदस्ती खींचा जा रहा है, यह शिल्पा शेट्टी की तरफ से कहा गया। तो इस पीछे बड़ी खबर, दरअसल शिल्पा पर 1.5 करोड़ की ठगी का आरोप लग रहा है और इन्हीं आरोपों के घेरे में शिल्पा शेट्टी इस वक्त नजर आ रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।